अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। शहर इक़्तिदार का सियासी दर्जा हरारत ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा गैर मामूली है। मरकज़ में इक़्तिदार की कुर्सी मजबूत है या इसके नीचे से ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता सरक रही है। निज़ाम की तब्दीली की गूंज ने इक़्तिदार के ऐवानों में ख़तरे की घंटियाँ बजा दी। हुकूमत पर दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। इत्तेहादी सियासत लरसती दिखाई दे रही है। इस्लामाबाद की सियासत पूरा सियासी नक्शा बदल सकती है। हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी लीगी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू होने का इंदिया भी दे चुके। बड़े इत्तेहादी हुकूमत से फासले बढ़ा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने पीटीआई की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म से ऐवान में एतमाद का वोट लेने का मुतालिबा भी कर दिया। इत्तेहादी सियासत का तवाज़ुन बिगड़ा तो सिर्फ हुकूमत ही नहीं, पूरा सियासी निज़ाम एक नए इम्तहान में दाखिल होगा। नए सूबों, निज़ाम की तब्दीली और नई सियासी सफबंदियाँ चंद हफ्ते बरसों की सियासत का रुख बदल सकते हैं। आने वाले नून जो दिन हैं वो सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि पाकिस्तान की सियासत का रुख भी मुतय्यन करेंगे, तय करेंगे। बानी पीटीआई की कैद को 3 साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ केपी में सियासी ताकत का मुजाहरा करके हुकूमत पर दबाव बढ़ा पाएगी या नहीं। इसका असर महदूद रहा तो फिर हुकूमती मौक़िफ़ को तक़वियत मिल सकती है। सवाल सिर्फ हुकूमत के बरकरार रहने या ना रहने का नहीं बल्कि इत्तेहादी सियासत के मुस्तक़बिल का है। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में अपनी सियासी हिकमत अमली तब्दील करती है तो नून लीग के लिए ऐवान में मतलूबा अक्सरियत बरकरार रखना एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। दूसरी तरफ नए सूबों की बहस ने भी सियासत में हलचल मचा दी है। नए इंतज़ामी ढांचे की सरगोशियाँ, नए सूबों की तजवीज़ संजीदगी से आगे बढ़ती है तो इसके यानी आइनी तौर पर, सियासी तौर पर, माशी और वफाकी असरात बहुत ज़्यादा गहरे होंगे। दिफाई असरात भी इस पर पड़ेंगे और इस पर हुकूमत, अपोजिशन, सूबों और तमाम बड़ी जमातों के दरमियान वसी इत्तफाक़ राय नागुज़ीर होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने नए सूबों पर कौमी मुशावरत का मुतालबा किया है। वो कहते हैं कि नए सूबे नहीं लेकिन हर चीज़ मुशावरत से करनी चाहिए। पाकिस्तान नई सियासी सफबंदी की तरफ बढ़ रहा है या मौजूदा निज़ाम खुद को संभाल लेगा? आने वाले दिन सियासी मंजरनामा मज़ीद वाज़े कर देंगे। लेकिन ये तो नविश्ता दीवार है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ है जो विफाक में पक रहा है। शहर इक़्तिदार के अंदर इस पर चहमगोइयाँ भी हो रही हैं, सरगोशियाँ भी हो रही हैं। इत्तेहादी हुकूमत के अंदर दरारें भी मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी ही हुकूमत पर तनकीद कर रही है, अपने इत्तेहादी पर तनकीद कर रही है। उधर वफाकी काबीना में बैठे हुए वज़रा ख़ुद वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अगर ये कहा जाए कि चार्जशीट, क्योंकि जब गवर्नेंस की बात करेंगे, मैनेजमेंट परफॉर्मेंस की बात करेंगे और फिर हुकूमत के ऊपर ही तनकीद करेंगे तो हुकूमत के ऊपर ही चार्जशीट से कम नहीं है। और तीसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो एहतजाजी सियासत के लिए एक बार फिर मैदान में दिखाई दे रही है। 5 अगस्त है, बानी पीटीआई की हिरासत को भी 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। ये सारा मंजरनामा मिलकर और इसी दौरान जो सूबों की बाज़गश्त है, निज़ाम में तब्दीली की बात है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के क़याम की बात है, ऐसे में वफाकी हुकूमत कितनी कमज़ोर है या अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग महसूस कर रही है, वज़ीर आज़म की कुर्सी कितनी मजबूत है, इन सारे मामलात पर बात करेंगे। एक ब्रेक ले वापस आएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर नासिर भट्ट हमें ज्वाइन करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर नासिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नासिर भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बैरिस्टर गौहर वज़ीर आज़म से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा कर रहे हैं, क्या वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, वो बिल्कुल अगर वो कहेंगे तो जरूर एतमाद का वोट लेंगे। बैरिस्टर गौहर साहब से कहें कि आप अपनी अपोजिशन में बैठकर अपोजिशन का किरदार भी अदा करें। हुकूमत अपने सारे काम पूरे करेगी और आप भी बैठ के तो आवाम के लिए जब कोई बेहतरी के लिए कोई क्वेश्चन होता है तो उसमें बैठें तो बिल्कुल हम करेंगे। अगर वो अपोजिशन कोई भी ऐसा क्वेश्चन करेगी तो हम उसका जवाब जरूर देंगे। अपोजिशन तो कह रही है कि इत्तेहादियों में दरार है। बिलावल साहब उल्टी गिनती का कह चुके हैं तो दिस इज़ द हाई टाइम कि जब वज़ीर आज़म एतमाद का वोट ले और फिर ख़ुद कैबिनेट के अंदर बैठे हुए मिनिस्टर्स वज़ीर आज़म के ऊपर जिस तरह का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो वज़ीर आज़म की तरफ से बड़ी मानी खीज खामोशी है इसके ऊपर नासिर भट्ट साहब। देखें, जमहूरियत में इख्तलाफ जो होता है ना, वो मैं कई प्रोग्रामों में कह चुका हूँ, इख्तलाफ जो होता है वो जमहूरियत का हुस्न होता है। आप अगर कोई भी इख्तलाफ करें तो ये जमहूरियत इसी का नाम है
ये नहीं होता कि इनकी तरह वो मैंने बाजवा साहब को कह दिया वो सबको इकट्ठा कर लेंगे, मैं अपोजिशन से बात, मैं जो है वो अपने तादियों से बात नहीं करता, ये नहीं है। ये अब जो जमहूरियत है इसमें यही है। हम नहीं जितने नासिर भट्ट साहब, कमीशन अगर इख्तलाफ है तो कैबिनेट के अंदर होना चाहिए। जो इन कैमरा मीटिंग्स होती है उसके अंदर होना चाहिए। क्या आपस में इतना कम्युनिकेशन गैप है कि पब्लिकली आके मिनिस्टर्स को खुद अपनी ही हुकूमत के ऊपर क्रिटिसिज्म करना पड़ रहा है? देखें, अगर किसी मिनिस्टर ने एक कोई अगर अपनी कहते हैं ना कि उनकी अपनी राय है, वो अपनी बात का इजहार कर रहे हैं, तो मैं यही कहने लगा था कि ये नहीं होता ना कि जी अगर उन्होंने कोई बात की है, उन्होंने कोई अपनी राय दी है, तो उस राय की अपनी एक अहमियत है, वो राय दे सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, ये जितना अभी हम पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हम इत्तेहादी हैं, लेकिन जब भी कोई इलेक्शन आएगा, कोई भी इलेक्शन आएगा, हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। उनका अपना एक मंशूर है नहीं नहीं, इलेक्शन तो जाहिर है आज़ाद कश्मीर का था, लेकिन बिलावल साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने पीपल्स पार्टी की तरफ जो दोस्ती का हाथ है उस पीटीआई की तरफ वो भी बढ़ा दिया है। हो सकता है फिर वो मुझे बताएं, हुकूमत में सदर कौन है? आसफ अली जरदारी हैं। वो वो किस जमात से हैं? पीपल्स पार्टी के हैं। चेयरमैन सेनेट कौन है? पीपल्स पार्टी का है। अगर वो कह रहे हैं उल्टी गिनती शुरू हो गई तो अपनी बता रहे होंगे। तो फिर अगर ऐसा है तो एक बात बताऊं, ये चीजें जो इख्तलाफात होते हैं चलते रहते हैं। मैं ये समझता हूं कि हमने जिस कहते हैं ना कि मुश्किल टाइम पे पीपल्स पार्टी ने या मुस्लिम लीग नून ने या एमक्यूएम ने हमने मिल के इताद करके एक कोलिशन हुकूमत बनाई। पाकिस्तान जिस डिफॉल्ट में चला गया था, जो पहले लोग थे जिन्होंने 3 साल में पाकिस्तान का जो हाल किया वो आपके सामने है। फिर पाकिस्तान पहले था और हमारे जो मंशूर हैं वो बाद में थे, लीडरान बाद में थे। हमने पाकिस्तान को बचाने के लिए, डिफॉल्ट से निकालने के लिए इकट्ठे हुए और इंशाल्लाह इसीलिए हुए कि हमें पाकिस्तान से प्यार है, पाकिस्तान पहले है। ये लोग तो कहते हैं इनकी वो निकाल दे, एक एमएनए कहती है कि इमरान पहले और पाकिस्तान बाद में, हम वो नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जीएचक्यू पे भी हमले किए। बाकी को तारीख निकाल लें तो इसके अलावा मुझे कोई सियासी जमात आप हैं जिसने आके अपनी फोर्सेस पे हमले किए। तो ये अगर वो बैरिस्टर गौर साहब इस ताक में बैठे रहते हैं कि ये जो कोलिशन है ये आपस में इनकी कोई इख्तलाफात हो और हम वो खुशियां मनाएं, तो ये उनकी भूल है। मैं आपको बताऊं, उनको के आप अपोजिशन का किरदार अदा करें। नहीं, इसका तो आसान सा जवाब देते हैं। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट पे तो हमले आपने भी किए हैं, इदारों पे तो चढ़ाई नून लीग भी करती रही है, बट डोंट यू थिंक दिस इज द हाई टाइम कि जब प्राइम मिनिस्टर इस सारी तनकीद का जवाब एतमाद का वोट लेके कर दें कि मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है? देखें, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पे, मैं इसलिए आपने अच्छी बात की। फिर ख्वाजा आसफ साहब ने असम्बली में जाके माफी भी मांगी कि ये गलत हुआ। तो ये लोग जो है इनको बोले जीएचक्यू पे जो हमला किया, कोर कमांडर घर के आके हमला किया, अपनी फोर्सेस के मुतालिक जो बातें करते रहे हैं, वो जो कहता था मुझे दिखाएं सीसीटीवी फुटेज, कहता था कि ये हम है ही नहीं। वो कौन थी वो जो एक मिनिस्टर थी हेल्थ की, वो किसको कह रही थी इधर चले जाएं? अब बात यह है कि अपनी गलती उसको माननी चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि आपने गलती की है तो कौम से माफी मांग ले। वो कहता था सीसीटीवी फुटेज दिखाएं। तो मैं आज तक उससे कौम से माफी मांगी है कि मैंने अपने लोगों को जेक्यू पे चढ़ाई कराई, कोर कमांडर के घर भिजवाया, वहां आग लगाई। तो ये चीजें जो है ना, ये कहना तो बहुत आसान है। अगर वो गलती करता है इंसान तो वो मान लेनी चाहिए। आज मैं फिर कहता हूँ, जब तक इमरान खान जब तक ये कौम से माफी नहीं मांगेगा, उस इदारे से माफी नहीं मांगेगा कि मैंने अपने इदारे के खिलाफ अपने लोगों को भड़काया और जाके वहां हमले किए, आग लगाई, उनके खिलाफ जो बातें की, अभी भी देखें। नासिर भट्ट साहब, फॉर द आर्गुमेंट सेक मैं मान लेता हूं कि उस तरफ भी जिद है, अना है, हठधर्मी है, तो जिद और अना हठधर्मी इस तरफ भी है। इससे कोई मुल्क आगे तो नहीं बढ़ रहा है। जब तक इंक्लूसिवनेस नहीं होगी, जब तक अक्रॉस द टेबल आके सारे स्टेक होल्डर्स बैठ के बातचीत नहीं करेंगे, तो क्या मुल्क टेक ऑफ कर सकता है? एट दिस पॉइंट इन टाइम जो सिचुएशन है, डोंट यू थिंक कि ये तकाजा करती है कि सारे लोग, सारे स्टेक होल्डर्स एक मेज पे बैठे हुए हों, रात दिन के बाहम दस्तों गोरे बाहों? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आप मुझे बताएं कि पीएम साहब ने अभी भी जब ये बजट पास हुआ उसके बाद जाके बैरिस्टर गौर से के पास जाके हाथ मिलाया, उनसे कहा कि आए हम आपसे बात करते हैं। मुझे बताएं
आप इनका देख लें, हमारी वो अभी भी कमेटी कायम है, वो जिसमें अपना स्पीकर साहब थे, ब्रिज बने हुए थे, इन्होंने भी 3-4 बंदों की कमेटी बनाई थी, फिर ये 2 मीटिंग करके भाग गए। ये बात नहीं करते, आज भी तैयार है, बात करनी चाहिए उनको, हुकूमत तैयार है। मैं आपके तवज्जो से भी कह रहा हूँ कि पीएम साहब ने जो कहा वो उस कमेटी भी कायम है, इनको बात काम करना चाहते हैं, बात इनको करनी चाहिए। मुझे आप बताएं, बात नहीं करेंगे तो कैसे मसाइल हल होंगे? ये वो जमात है जो पाकिस्तान की बेहतरी जब आती है उसमें ये हमेशा यही करते हैं कि कोई ना कोई ऐसी चीज और कोई ना कोई ऐसा, वो कहते हैं ना कि तो नासिर भट्ट साहब, बातचीत के लिए कोई जी। कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गवर्नमेंट ने, कोई रिप्रेजेंटेटिव्स बना दिए, बातचीत का मैंडेट क्या है, टीओआरस क्या है? जाहिर है हुकूमत भी ये नारा तो लगाती है हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन संजीदगी तो हुकूमती साइड पे भी नहीं है। देखिए, मैंने आपको यही कहा कि आप देख लें कि वो कमेटी अभी तक बनी है जो पीएम साहब ने बनाई है। हम अभी भी बात वो करें तो वो कमेटी कायम है, वो उसको बात इनको करनी चाहिए। अब इनके अंदर इतने डिफरेंस है, आप मुझे बताएं ना, जिनके पास अपना अपोजिशन लीडर नहीं है, वो महमूद खान चकजई को बना दिया है, फिर उसको इख्तियारात भी नहीं दिए। ये वही इमरान है, महमूद खान चकजई को कहा कि अपोजिशन लीडर है, उधर जो सूबाई इनका वज़ीर आला है केपीके का, उसको कहते हैं कि आप स्ट्रीट पावर शो करने के लिए जाओ लोगों के पास, उनको तैयार करो कि हमने हुकूमत के खिलाफ जो है ना वो सड़कों पे निकलना है। तो आप मुझे बताएं, आप किस बात पे उसकी यकीन करेंगे? अब वो नासिर भट्ट साहब देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अब इसमें से निकले ना, इस लड़ाई में से। अब तो खुद ये मैसेज दिया जा रहा है आपको कि गुज़श्ता 3-4 साल के अंदर आपकी मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस और पुअर परफॉर्मेंस रही है, ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। मैसेज इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर। अगर आप इस बहस के अंदर से निकलेंगे नहीं तो सिस्टम तो कोलैप्स कर चुका है ना सर। देखिए कैसे सिस्टम कोलैप्स कर चुके हैं, आप मुझे बताएं। आपके अपने मिनिस्टर कह रहे हैं अब मेरी बात का जो, अब मेरी बात सुने प्लीज, मैं आपको बताता हूँ। आप मुझे बताएं, ये वो दौर ठीक है जब ये लोग थे मुसल्लत होके आए थे, तो फॉरेन पॉलिसी हमारी क्या थी? हमें कोई बंदा फोन, हम कोई मुल्क हमसे बात नहीं करता था। सऊदिया नाराज, बरतानिया नाराज, अमेरिका नाराज, और ये कहते थे हमें अमेरिका मिस कॉल ही दे दे। अब देखे क्या है, अब देखें हमने दुनिया की वो जंग रुकवाई। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा? मुझे राजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। 4 साल से तो आप है ना हुजूर। तो मैंने आपको यही कहा ना, देखे एक बिल्डिंग जब गिर जाती है ना, ये लोग आके इन्होंने, मुझे आप बताएं 2018 में जब ये मुसल्लत हुए, पाकिस्तान एक अच्छी डगर की तरफ चल रहा था, गरीब आदमी अपने बच्चों की रोटी कमा रहा था, खा रहा था, अच्छे हालात है। इन्होंने क्या किया, आके हम ऐसे करेंगे जब इन्होंने फिर अपने जजेस को साथ मिलाया, वो साकब निसार जैसा जिसकी शक्ल पे मैं आपको कह दूं, उसने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, जिसको 25 करोड़ अवाम ने वोट दे मुंतखब किया था, उसके पास क्या राइट था कि उसने उनको हटा दिया कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली जो बनती थी? ये बनता था, पनामा केस बनाया, उसमें कुछ नहीं मिला। गुज़श्ता 4 साल की मेरी बात सुने ना, मैं बताऊं, मैं आपको रियलिटी ये बता रहा हूं कि आप ये कहें, मैं आज भी कहता हूं कि हमारे साथ बैठ जाए पीटीआई वाले भी, हम सारे बैठते हैं, हम अपनी गलतियों को कहते हैं जी, कि एक दूसरे के खिलाफ बातें नहीं करते, बैठे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमें इकट्ठा होना चाहिए। ये तो जब कोई हमसाया मुल्क हमला करता है, हिंदुस्तान है, ये उसमें भी इकट्ठे नहीं होते थे। अब मुझे बताएं कि अगर हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, मैं इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है, तरक्की इसी में है कि जमहूरियत मजबूत हो, उसके लिए हमें सबको इकट्ठा बैठना चाहिए। मैं आज भी कहता हूँ कि कल को अगर इजलास होता है असेंबली का, अपोजिशन अपना किरदार अदा करे, हम बैठेंगे तो मुल्क की बेहतरी भी होगी और एक दूसरे के मसाइल भी हम सोने के तो हल होंगे। जब हम बैठेंगे ही नहीं तो बात कैसे करेंगे? देखिए अमेरिका ने किसके साथ लास्टली एंड वेरी क्विकली सर, किसके साथ बैठेंगे? फॉर द लास्ट 3 years बानी पीटीआई तो जेल में है, तो क्या जब इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं तो वो भी टेबल पे बैठेंगे? मुझे आप बताएं, बानी पीटीआई क्यों जेल में है? हुकूमत ने तो नहीं जेल भेजा उसको। किसने कहा 190 मिलियन वहां से जो आया है पैसा, वो एक खत लहरा के अपनी उसमें काबीना में, तो उसने कहा बस ये यस कर दें, वो मलक रियाज के अकाउंट में भेज दिया, जो अकाउंट उसने भेजना था अपना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। फ्रॉड उसने किया, नौसरबाजी उसने की, उसको अदालत ने सजा दी, जाए अदालत में जाके अपनी बेगुनाही साबित करें। आज भी कहता हूं कि अगर सुबह उसको अदालत छोड़ दे तो हुकूमत का कोई एतराज नहीं है, ना हुकूमत उसको बाहर ला सकती है, ना हमने जेल भेजा है।
अदालत ने उसको जेल भेजा है, अदालत में जाके ही वो अपनी बेगुनाही साबित करके वो बाहर आ सकता है। ये बैरिस्टर गौर है, ये वकील है, इनको पता है कि ना हुकूमत इमरान को बाहर ला सकती है ना जेल रख सकती है। आज अदालत फैसला करे तो सुबह वो बाहर आ जाता है। ये अदालत का फैसला है। अब इस पॉइंट पे मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। नासिर भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फिर जो अक्सर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर नासिर भट्ट हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सिर्फ एक आबी गुजरगाह का खुलना या बंद होना करोड़ों इंसानों के मुस्तकबिल का फैसला कर सकता है। वाबना हुर्मस जिसने कई माह से आलमी मईशत की सांसें रोक रखी हैं, आज दोबारा खुलने की उम्मीद पैदा हो गई है। अमरीकी सदर ट्रंप और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो दावा कर रहे हैं कि आबना हुर्मस आज खुल जाएगी। ट्रंप के मुताबिक आबना हुर्मस खुलना पहला मरहला है और अगले मरहले में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बड़ा मुआहिदा होगा। आइंदा चंद घंटों में अगर आबना हुर्मस मुकम्मल तौर पर खुलने का ऐलान हो जाता है तो ये पूरी दुनिया की मईशत, तिजारत और तवानाई के निज़ाम को तबाही के दहाने से वापस लाने की खबर होगी। और इत्तलात हैं कि अमरीका और ईरान के दरमियान 60 रोज़ा अबूरी मुआहिदा तय पा चुका है। इस मुआहिदे के लिए कतर और पाकिस्तान समेत कई ममालिक ने पसे पर्दा सफारती किरदार अदा किया है। कतर की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने कहा है कि कतर, पाकिस्तान और ओमान समेत सालिसी का किरदार अदा करने वाले ममालिक अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने, राब्तों को बरकरार रखने और मुसव्विदों के तबादले में करीबी ताउन कर रहे हैं। अगर तनाज़े का पुरअमन और सफारती हल जो है वो इस हवाले से तलाश किया जा सके। आबना हुर्मस से मुताल्लिक एक्सियोस ने 2 इलाकाई ज़राए के हवाले से दावा किया है कि इस मुआहिदे में ओमान और ईरान के दरमियान 60 रोज़ा आर्जी इंतज़ाम तय किया गया है जिसमें तौसी भी की जा सकती है। इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। इस मामले पर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये आबना हुर्मस खोलने का ऐलान जो प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं उतना ही सादा है जितना दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, ये उतना ही सादा है जितनी उनकी पर्सनैलिटी सादा है और जितना वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को सादा समझते हैं। कभी हंसी आती है, कभी गुस्सा आता है, समझ में नहीं आता कि ये कैसे लोग हैं और ये क्या बयान देते हैं। एक आम बंदा बात करते हुए सोचता है कि हमारी बात के अंदर वजन होना चाहिए, लफ्ज़ों के अंदर अहमियत होनी चाहिए। हम यहाँ बात करते हुए 10 दफ़ा वेरीफाई करते हैं, अपने फ़िक्रे इस तरह से बुनते हैं कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इंफॉर्मेशन है, तो फिर उसमें कहाँ से इंफॉर्मेशन है, समझ में ये आया है। तो हर एक इंटेग्रिटी वाले इंसान की सबसे पहली ख्वाहिश ये होती है कि उसके लफ्ज़ बेवुकत ना हो। ये हमने पहला वर्ल्ड लीडर देखा है जिसने ये तमाम बंद ही तोड़ दिए। लफ्ज़ों की वुकत है या नहीं है, इस पूरी फिलॉसफी को अपसाइड डाउन कर दिया। बजाय इसके कि आप ये बात मान जाइए, इसमें क्या जाता है कि आप खुल्लम खुला ये मान जाइए कि ईरान से हमारी दुश्मनी है, ईरान को हमने या तो उसके टुकड़े करने हैं या उसमें हमने अपनी मर्जी की कोई हुकूमत लेके आनी है। क्यों लेके आनी है? क्योंकि उसमें रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, हमें चाहिए, वो हमारे साथ चलते नहीं हैं। और हम आज तक सब कुछ करके देख चुके हैं, माइनस न्यूक्लियर कुछ भी हमारा नहीं बना। ग्राउंड फोर्सेस हमारी रेडी नहीं हैं, हमारे पास उस तरह हैं भी नहीं, और वो एक ऐसा जहन्नम बन जाएगा कि हम ग्राउंड फोर्सेस भेज नहीं सकते। जो मिलिट्री टारगेट हैं वो सारे ईरान के ज़मीन के नीचे हैं और ज़मीन के ऊपर बम्बार्डमेंट कर कर के हम अपने जो हमारा असला है उसे हम इस हद तक डिप्लीट कर चुके हैं कि हमारे जनरल्स अब चीखना शुरू हो गए हैं। रिसेंटली जो ब्रीफिंग दी गई है ट्रंप को, जिसमें ट्रंप ने भी बाकायदा शाउट किया है कि उनका कहना है कि मुझे कोई प्लान दिया जाए, तो जनरल्स का कहना है कि इस वक्त वो कोई प्लान नहीं दे सकते। तो ये तो है हमारे नाजरीन के लिए एक बैकग्राउंड कि ये जो एक काबूकी थिएटर चल रहा है जिस पे ना हम हंस सकते हैं ना रो सकते हैं, ये इसका मंजर क्या है, इसका पसे मंजर क्या है कि अब जो है दोबारा एक चिकन आउट किया है जी। हम पिछले वीकेंड पे हैवी बम्बार्डमेंट होनी है, हैवी बम्बार्डमेंट की पूरी तैयारियां हैं, ईरान 100% रेडी है जी, उसके ऊपर शदीद बम्बार्डमेंट होनी है। चंद घंटे पहले उसे कॉल ऑफ किया जाता है और कॉल ऑफ करने के बाद बजाय इसके कि इसको किसी मुदब्बराना तरीके से इस मसले को बताया जाए, उसके बाद कहा जाता है कि हम निगोशिएशंस कर रहे हैं। तो ईरानी कह रहे हैं जी हमें नहीं पता निगोशिएशंस किससे हो रही हैं। वो कार्टून मुझे बहुत अच्छा लगा जिसमें किसी ने बनाया है कि ट्रंप के पास एक साइकेट्रिस्ट बैठा हुआ है और उससे पूछ रहा है कि आर दोज इरानियन इन द सेम रूम एज वी आर राइट नाउ।
who do you are talking to? तो वो उनकी अब दिमाग की ये हालत है, ये वो उन ईरानियन से बातें कर रहे हैं जो कि किसी खलाई मखलूक की तरह कहीं नजर नहीं आ रहे, और ईरानी कह रहे हैं जी हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। वो अपनी ह्यूब्रिस और अपने ये इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब। देखिए अब इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टेटमेंट तो हमारे सामने है, और जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो भी जाहिर है बहुत सारी चीज़ें प्रेसिडेंट ट्रंप के और उनकी कैबिनेट के इर्द गिर्द घूमती हैं। ईरानियन साइड क्या कह रही है और क्या सोच रही है एट दिस पॉइंट इन टाइम? ईरानियन जो है एक तो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, और उस बका की जंग के अंदर जिस तरह से दिन गुजर रहे हैं उनको ये एहसास और होता जा रहा है कि हमारे अंदर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, और जितना वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं उतना ही ज्यादा उनका ह्यूब्रिस या सिविलाइजेशनल प्राइड या तकब्बुर जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो वो भी ऊंट किसी करवट नहीं बैठ रहा है। हमारा काम है ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना। तो भले मेरी जो इमोशनल जो एफिलिएशन हो या रेजोनेशन हो वो ईरान से हो, लेकिन ईरान भी इस वक्त जो है वो किसी साइड की तरफ आ नहीं रहा। वो भी चाह रहा है कि जितना ये जलील हो रहे हैं इससे थोड़े से ज्यादा होते रहे, लेकिन उससे साइड पे फिर एक थर्ड थिएटर भी चल रहा है जिसके अंदर ईरानी जो हैं एट द एंड ऑफ द डे किसी निगोशिएशन की तरफ खुद को जाता हुआ देख भी रहे हैं। क्योंकि हलाकू खान के ज़माने तक तो हमें पता है कि जंग के अंदर फतह और शिकस्त का फैसला हुआ करता था कि कौन सा शहर जो है वो आग में झुलस रहा है, खून की नदियां बह रही हैं। उसके बाद रिसेंट हिस्ट्री में हमने नहीं देखा कि डिफीट जो है वो इतनी डिसाइसिव होती है कि दूसरी पार्टी जो है वो एग्जिस्ट करने से वो सीज टू एग्जिस्ट हो जाए। तो निगोशिएट ही करना होता है। दूसरी जंग अजीम भी निगोशिएट ही हुई थी अल्टीमेट, जितना भी उसके अंदर नुकसान हुआ था। तो ये भी हर पार्टी को पता है, लेकिन ईरान उसके अंदर किसी किस्म की कोई लचक नहीं दिखा रहा है। लेकिन पाकिस्तान और साथ में जो दूसरे मीडिएटर्स हैं वो मीडिएशन का प्रोसेस भी लेके चल रहे हैं। पाकिस्तान ने इनवाइट किया है अब्बास अराची को, उनकी तरफ से भी जवाब नहीं आया कि वो आ रहे हैं या नहीं। उन्हें इस्लामाबाद बुलाया है। स्पीकर जो ईरानियन असेंबली हैं कालिबाफ, उनको बुलाया है, 14 अगस्त की तकरीबात में बुलाया है। बहुत ज़्यादा इसकी सिग्निफिकेंस है क्योंकि हम अमूमन 14 अगस्त हमारा इंटरनल अफेयर होता है, हम बाहर से गेस्ट बुलाते नहीं हैं। तो उनको बुलाया है, वो 16 अगस्त तक यहाँ रहेंगे। अभी उनकी तरफ से भी ऑफिशियली उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने का बयान नहीं आया है। अगर वो 14 अगस्त को आते हैं हमारी तकरीबात के लिए तो 16 तक रहेंगे। 16 को MOU एक्सपायर हो रहा है, और साथ में अब्बास अराची सऊदी अरेबिया के वजीर खारजा और पाकिस्तान के वजीर खारजा का एक ट्राई जो है वो टेलीफोनिक कॉल भी हुई है जिसमें मजीद पेशरफ्त की तरफ भी जा रहे हैं। और एक और तरफ जो है ओमान और ईरान मिलकर स्टेट ऑफ हुर्मुज के पूरे मैकेनिज्म को कैसे ऑपरेशनलाइज करना है। 2-2.5 महीने से जो है ये खबर मौजूद भी है, मैं बात भी इस पे कर रही हूँ। लोग कहते हैं नहीं स्टेट ऑफ हुर्मुज आज़ाद हो जाएगी, खुल जाएगी। स्टेट ऑफ हुर्मुज जो है वो ईरान और ओमान ही संभालेंगे। थोड़ा सा और अगर अकल का मुजाहरा करें तो इस पे कंसोर्शियम बना के गल्फ के भी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको शामिल कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इस वक्त मंजर पे ये चल रहा है। पहला MOU एक्सपायर होने जा रहे हैं, लेकिन 60 रोज़ा अबूरी मुआहिदे के तय पा जाने की इतलात भी मौजूद है। तो इस मुआहिदे की में किस हद तक ये इतलात में किस हद तक सदाकत है कि 60 रोज़ा अबूरी मुआहिदा तय पा गया है? देखिए वही कि ट्रंप जो है वो एक अपनी बीन बजा रहे हैं जिसके अंदर धमकी भी है, जिसमें कैरेट भी है, स्टिक भी है, जिसके अंदर अभी रिसेंटली भी उन्होंने कहा है कि ईरान को बर्बाद करने की ऑप्शन अभी मैंने ड्रॉ में रखी नहीं है, मेरे टेबल पे ही है। तो ईरान जो है, मैं पैराफ्रेज कर रही हूँ, तो ईरान जो है उसकी बर्बादी बहरहाल उनकी गुफ्तगू में शामिल है। साथ में वो ये कह रहे हैं कि जी ईरान से हमारे मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। ईरान कह रहे हैं जी हमारे किसी अमरीकी से कोई मुज़ाकरात नहीं। अभी जो आपने क्लिप सुनाया उसमें वो कह रहे हैं जी पहले हम स्टेट ऑफ हुर्मुज पे बात करेंगे, फिर न्यूक्लियर पे करेंगे। ईरान का कहना यह है कि 14 पॉइंट्स में न्यूक्लियर सबसे लास्ट पे आएगा, पहले तो हम उस पे बात करेंगे और MOU जो है उसको भी हम रिवाइज करेंगे। तो अब ट्रंप जो है वो अपनी एक ट्यून सुना रहे हैं जो ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर और ओमान मिलकर जो एक निगोशिएशन का मेज जो है वो सजा रहे हैं। उसमें मेरे पास जो है मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उसमें JD वैंस का ऑफिस जो है वो इन्वॉल्व है। JD वैंस के ऑफिस से बाकायदा जो है वो राब्ता किया गया है पाकिस्तान के गुड ऑफिस से, और उनसे कहा गया है कि हमें मीडिएशन के लिए दोबारा से एनवायरनमेंट क्रिएट करके दिया जाए और हम बात करने के लिए तैयार। अब ट्रंप जो हैं वो गालम गलोच पे और धमकियों पे हैं। उनके नायब वजीर जो सदर हैं
वो राब्ते में है निगोसिएशन करने के लिए। सऊदी अरेबिया जो है वो मुसलसल इस चीज़ पे है कि मज़ीद हमले ना हो, क्योंकि इस दफ़ा ईरान ने ये खबर वाया पाकिस्तान अमेरिका भिजवाई थी इस हमले से पहले, जिस हमले की तैयारियां हो रही थी, कि इससे पहले हम हमलों का जवाब जो है वो रेसिप्रोकेट कर रहे थे, एक के जवाब में एक और कभी कभार एक के जवाब में 2। अब हम आपको कैटेगोरिकली बता रहे हैं कि एक हमले के जवाब में 10 हमले होंगे, और चूंकि हमारे पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है तो अमेरिका पे तो वो होंगे ही नहीं, तो वो गल्फ पे ही होंगे, जिस पे फिर गल्फ के कंट्रीज ने बाकायदा, ये आपने खबरें भी सुनी होंगी कि उन्होंने फिर राब्ता किया और ट्रंप से कहा। लेकिन ये भी इंफॉर्मेशन है कि ट्रंप फ्रॉम द डे 1 जिस दिन उन्होंने ये ऐलान किया था, अपने करीब तरीन भी उन्होंने अपने जो उनके अमायदीन थे उनसे ये बात शेयर नहीं की थी कि एट द एंड ऑफ द टनल वो ये हमला करने नहीं वाले हैं। अपनी फौजें भी तैयार कर ली थी, इंटेल भी यही थी, इवन इजरायली मीडिया ये कह रहा है कि उनको शदीद इस बात पे रंजिश है और तशवीश है कि आइंदा अगर कभी अमेरिका ने हमले की बात की तो उसे अपने वादे पे पूरा उतरना चाहिए। तो इन चीज़ों को पार्स करने के लिए जी अब आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक है। डॉक्टर साहब कतल कलामी के लिए माजरत, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक आएंगे। मीर हमजा कत्ल केस की गुत्थी सुलझने की बजाय मजीद उलझ गई है, इस मामले पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। कराची में वैफ्लिक्स के 25 साला बानी मीर रज़ा अली की पुरस्कार हलाकत पर कई सवालात हैं और तसल्ली बख्श जवाब कोई भी नहीं। अब इस केस में सबसे बड़ा इंकशाफ खुद कराची पुलिस चीफ एडिशनल आईजी आज़ाद खान ने किया है। उनके मुताबिक मीर रज़ा अली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस ने नहीं बल्कि मेडिको लीगल अफसर ने जारी की, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि पुलिस सर्जन ने लाश का खुद मुआयना करने की बजाय सिर्फ तस्वीर की बुनियाद पर रिपोर्ट तैयार की है। अगर ऐसा था तो क्या ये बात तहरीरी तौर पर पहले नहीं बताई जानी चाहिए थी? क्योंकि पुलिस ने अपनी इब्तदाई तफ्तीश इस जो रिपोर्ट है उसी पर कायम की है और दावा किया जा रहा है कि 90% इम्कान खुदकुशी का है। पुलिस का वाकिफ़ है कि मीर रज़ा शदीद माली दबाव और कर्ज़ों का शिकार था। 19 अफराद से पूछगछ की जा चुकी है। CTD ने इसकी स्मार्ट वॉच अनलॉक करके माली रिकॉर्ड हासिल कर लिया है, जबकि आईफोन अब तक अनलॉक नहीं हो सका है। जाए वकुआ के करीब मोबाइल और पिस्टल का जो होल्स्टर है वो भी मिला है, जबकि एक CCTV में मीर रज़ा की अपनी दुकान से असलहा उठाते और सड़क पर एक चमकती चीज़ फेंकते जो वीडियो है वो देखी जा सकती है। पुलिस ने शफाफ तहकीकात और हकायक तक पहुंचने के लिए दोबारा कब्र कुशाई का इंदिया भी दिया है। दूसरी जानिब मीर रज़ा अली के वालिद हुसैन रज़ा पुलिस के तमाम दावों को मुस्तरद कर रहा है। उनका कहना है कि उनके बेटे को कत्ल करके खुदकुशी का ड्रामा रचाया गया। मेरा बेटा जो 4 दुकानें चलाने वाला कामयाब बिजनेसमैन था, वो कभी खुदकुशी नहीं कर सकता है। इंसान खुद को पीछे से गोली नहीं मार सकता। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर के मुताबिक भी वो खुश था और गाड़ी में गाने सुन रहा था। असल कातिलों और किसी बासर शख्सियत को बचाने के लिए पूरा बयानिया तब्दील किया जा रहा है। वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि चेहरे, जिस्म और हाथों के फिंगरप्रिंट्स जलाए गए हैं। बेटे को पीछे से गोली मारी गई। तशद्दुद के निशानात रिपोर्ट में क्यों शामिल नहीं हैं? अगरचे इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शदीद गर्मी के बायस लाश के गलने सड़ने का जिक्र है और जलाए जाने के शवाहिद से इनकार किया गया है, लेकिन पुलिस चीफ के नए इंकशाफ के बाद खुद मेडिकल रिपोर्ट की शफाफियत पर भी सवाल उठ गए हैं। अब उधर तफ्तीश में एक और अहम मोड़ उस वक्त आया जब गुलिस्तान जौहर से CCTV फुटेज सामने आई है। रात 3:36 पर एक मशकूक मोटरसाइकिल वीरान मुकाम पर आकर 22 सेकंड्स तक रुकी रही। तफ्तीशी ज़राए का दावा है कि इन्हीं 22 सेकंड्स के दौरान मीर रज़ा अली की लाश वहाँ फेंकी गई और मुमकिना तौर पर पिस्तौल का होल्स्टर भी वहीं पर फेंका गया। और सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मीर रज़ा अली की मौत कैसे हुई, बल्कि ये है कि क्या इस केस की तफ्तीश वाकई हकाइक तक पहुँचेगी या फिर ये केस भी वक्त में दफन हो जाएगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।